हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम कुछ 2-3 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें से की टॉपिक होगा पहले तो हमारा होगा पॉइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, बायोट-सैवर्ट लॉ और फैराडेज लॉ को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशंस। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जो कि चार्ज के अराउंड फॉर्म होता है। ठीक है, जब दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो एज वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, ऑल्सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फील्ड हुज कर्ल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो जो भी कोई वेक्टर होगा जिसका कर्ल जीरो होगा वो किसी ना किसी की ग्रेडियंट ऑफ किसी स्केलर क्वांटिटी का होता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट किसका होता है। वो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आपको याद हो लोअर क्लासेस में हम लिखते थे E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो अब इसी को आप अगर 3 एक्सेस में लिखोगे तो इट विल बी dV/dx प्लस dV/dy प्लस ∂V/∂z, है ना। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल V। ठीक है, सो इट मीन्स दैट हम इस तरह से एक तो हमें ये पता है, पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू 0 होता है, जो कि क्या मीन करता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ E फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 विल बी सेम फॉर ऑल पाथ बिटवीन दीज पॉइंट्स। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम देखें तो लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया, तो हम इस तरह से वोल्टेज को डिफाइन कर सकते हैं, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल A टू R E डॉट dl। ठीक है, तो E कैन बी रिटन एज माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, है ना। V मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, अब जैसा कि हमें गॉस लॉ क्या कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू रो। ठीक है, तो D को आप कैसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू E लिख सकते हो। ठीक है, और ये भी मालूम है कि मुझे E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा देन आई विल गेट ग्रेडियंट स्क्वायर V इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, पॉइसन्स इक्वेशन। और जब हम फ्री चार्ज की बात करते हैं तो मेरा जो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या हो जाता है, मेरा 0 हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन है वो किसका फॉर्म लेती है, ग्रेडियंट स्क्वायर V इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लाप्लास इक्वेशन। तो ध्यान रखें कि ग्रेडियंट स्क्वायर V इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट तो आ रहा है, तो आपका उसको हम क्या कहेंगे, पॉइसन इक्वेशन। और अगर मैं फ्री चार्ज की बात कर रहा हूं और ये 0 बन जा रहा है देन इट इज कॉल्ड एज लाप्लास इक्वेशन। अगला हम बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेसिकली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, also known as Faraday's law, is the basic law of electromagnetism which helps us to predict how a magnetic field would interact with an electrical circuit to produce an electromotive force EMF। बेसिकली कैसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ में इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, EMF प्रोड्यूस करने के लिए उस लॉ को हम फैराडे लॉ कहते हैं, और बेसिकली उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमिना इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये लॉ प्रपोज किया था बाय फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे इन 1831। द लॉ वाज प्रपोज्ड इन द ईयर 1831 बाय एन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट नेम्ड माइकल फैराडे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि इसका नेम कहां से आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली फैराडे का जो भी लॉ है वो किस वजह से है कि फैराडे ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने उससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले थे। ओके, सो यू कैन सी वेयर द नेम ऑफ द लॉ कम्स फ्रॉम, दैट बीइंग सेड दैट द फैराडेज लॉ और द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेसिकली द रिजल्ट्स और द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स दैट फैराडे कंडक्टेड। ठीक है, बेसिकली उन्होंने 3 मेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे टू डिस्कवर द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर बेस्ड ऑन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय फैराडे एंड हेनरी, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फैराडे ने एक कंक्लूजन पे अराइज हुए थे कि जब भी EMF इंड्यूस कब होता है, ठीक है, कब होता है, जब मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल चेंज होता है विद टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। With this in mind, Faraday formulated the first law of electromagnetic induction as,
इन सब चीजों को माइंड में रख के फैराडे ने अपना पहला लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस तरह से डिफाइन किया। व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड। ठीक है, जब भी कोई कंडक्टर किसी भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें चेंज हो रही है, ठीक है, जब भी कंडक्टर को उसमें रखा जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज अ करंट इज इंड्यूस्ड विच इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। ओके, सो मेंशन्ड हियर आर अ फ्यू वेज टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ क्लोज लूप। तो ये कुछ वेज है जहां पे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज किया जा सकता है इन अ क्लोज लूप बाय रोटेटिंग द कॉइल रिलेटेड टू द मैग्नेट। या तो आप कॉइल को रोटेट करोगे इन रिलेटेड टू द मैग्नेट एंड बाय मूविंग द कॉइल इनटू और आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक कॉइल को लेके आप मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड और आउटसाइड उसको कंटिन्यूअसली मूव करोगे, उसकी वजह से भी रेट ऑफ चेंज होता है। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग द मैग्नेट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। ठीक है, अब नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो क्या स्टेट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, द फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। द फॉर्मूला फॉर द फैराडेज लॉ इज गिवन बाय E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ई यहां पे मेरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, और फाई मेरा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, एन इज मेरी कैप नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो नेगेटिव साइन बेसिकली इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों का क्या है, अपोजिट साइन है। एडिशनली देयर इज अनदर की लॉ नोन एज लेंस लॉ दैट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज वेल। ठीक है, बेसिकली लेंस लॉ डिस्क्राइब कर रहा है नेगेटिव साइन। तो अगर हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखें तो वो और कुछ नहीं, फैराडेज लॉ को ही रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज एविडेंट फ्रॉम द मैक्सवेल्स इक्वेशन दैट थर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज गिवन एज कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डाउ बी बाई डाउ टी। नेक्स्ट बात करते हैं हम बायोट-सावर्ट लॉ की। सो बायोट-सावर्ट लॉ इज एन इक्वेशन दैट गिव्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सेगमेंट। तो बेसिकली बायोट-सावर्ट लॉ क्या देता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करनी है तो उसके लिए हम बायोट-सावर्ट लॉ यूज करते हैं। सो दिस सेगमेंट इज टेकन एज वेक्टर क्वांटिटी नोन एज द करंट एलिमेंट। So let us consider a current carrying current wire in a specific direction as shown in the above figure। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास में करंट कैरिंग वायर है जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जो फिगर में आपको दी हुई है। टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर लेंथ ds, the direction of this element is along that of current so that it forms a vector IDS। ठीक है, to know the magnetic field produced at the point due to this small element one can apply Biot-Savart law। Let the position vector of the point in the question drawn from the current element be r and the angle between them to be theta। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट लॉ कहते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वहां पे म्यू नॉट क्या है, मेरा परमेबिलिटी है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर। बेसिकली इसको हम राइट हैंड थंब रूल से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे थंब जो है वो पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट की तरफ, और अदर फिंगर है जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं। जैसे अब ये है, तो यहाँ पे जो फिंगर्स हैं दैट इज डिफाइनिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड द थंब इज रिप्रेजेंटिंग द करंट डायरेक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में वी कैन यूज बायोट-सावर्ट लॉ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक रिस्पॉन्सेज इवन एट द एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल। एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल पे भी हम बायोट-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक रिस्पॉन्सेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एरोडायनामिक थ्योरी टू कैलकुलेट द वेलोसिटी इंड्यूस्ड बाय वोर्टेक्स लाइन्स। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ और दिस इज सिमिलर टू द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ होता है वैसे ही बायोट-सावर्ट लॉ होता है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल कंडक्टर्स टू विच कैरी करंट। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो ये तो था इस लेक्चर के लिए जिसमें हमने पढ़ा बायोट-सावर्ट लॉ, फैराडेज लॉ एंड पॉइसन्स इक्वेशंस एंड लाप्लास इक्वेशंस। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।